नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और साथ ही अन्य और भी उनके पास प्रोफाइल्स हैं। वो मंत्री मनीष सिसोदिया, जाने माना नाम है देश की राजनीति में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई के जरिए। कल रविवार की रात उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर्स में ही गुजारनी पड़ी, यानी कि जेल में हिरासत में उनको सीबीआई की हिरासत में गुजारनी पड़ी। सीबीआई अब उनको रिमांड पर लेना चाहती है। 5 दिनों की रिमांड मांग रही है सीबीआई। साफ तौर पर ये पूरा मामला जो शराब नीति या आबकारी नीति जिसे कहा जाता है, जो लिकर पॉलिसी है रही दिल्ली सरकार की, उसको लेकर है, जिसमें सीबीआई का आरोप ये है कि जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं उनको घोषित किया गया है नंबर 1 अक्यूज्ड, यानी पहले नंबर के वो आरोपी हैं, जिन दर्जन भर दूसरे लोगों को आरोपित किया गया है इस पूरे मामले में। आरोप ये लगाया गया कि वो सीबीआई की जो पूछताछ थी उसके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को इसलिए गिरफ्तार करना ज़रूरी था देश की इतनी बड़ी जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसके ज़रिए, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। ये मामला बेहद पेचीदा है। इस मामले के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू है इसका जो कानूनी पहलू है, कानूनी जानकारों से वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई इतनी भारी कोई भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है दिल्ली सरकार के जरिए, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोगों के जरिए, या फिर इसको पूरे तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा, या मैं कहूँ जो बदले की भावना जिसे हम कहते हैं हिंदी में, राजनीति से प्रेरित बदले की भावना के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बेहद चौंकाने वाली घटना ये रही कि किस तरीके से एक पार्टी जो कि कंट्रोल करती है होम मिनिस्ट्री के अंडर, सीबीआई आती है, सीबीआई गिरफ्तार कर रही है एक सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को। भारत की राजनीति में काफ़ी अप्रत्याशित भी है ये, खासकर इस बात के मद्देनज़र कि आम आदमी पार्टी का जो कद है वो लगातार, और उसका जो वोटर्स बेस है लगातार बढ़ता रहा है पिछले कुछ दिनों में। अभी फ़िलहाल 2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। तीसरे राज्य गुजरात में भी एक तगड़ा झटका बिल्कुल देने की स्थिति में आम आदमी पार्टी पहुँच गई। तो इसमें जो सीबीआई का खासकर पहलू है, उनका ये कहना है, जिसको अभी साउथ ग्रुप कहा जाता है, कि ये जो साउथ ग्रुप है, यानी कि जो लॉबी है, ये लिकर लॉबी, इन्होंने 30 करोड़ रुपए दिए इन लोगों को जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने ये लिकर नीति बनाई, और इसलिए उनको ये रिश्वत दी गई ताकि इस लिकर लॉबी के हिसाब से नीतियों में बदलाव किया जा सके। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो कि अपने को भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी, यानी यूपीए के जिस तरह से पूरा एक प्लेटफॉर्म सजाया गया, पूरी एक तस्वीर बनाई गई, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी की यूपीए जो सरकार थी वो भ्रष्ट थी, इसलिए अन्ना हजारे के साथ मिलकर और बाकी दर्जन भर दूसरे लोगों के साथ मिलकर ये पूरा आंदोलन चलाया गया, और भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से कैसे निपटेगी। हम आपको कानूनी पहलू से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करते हैं इसका राजनीतिक पहलू क्या है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं। आशुतोष जी की एक और पहचान ये भी है, और ये एक तरह से डिस्क्लेमर भी है, कि आशुतोष पत्रकारिता छोड़कर एक वक्त में अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ गए थे, आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे, और उसके बाद फिर उनका एक तरह से मोह भंग हुआ और वापस पत्रकारिता में आए। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले की जो ऑप्टिक्स है, कि बसें भर भर कर जो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक अलग अलग शहरों में, मैं पढ़ रही थी कि कम से कम दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, इन तमाम जगहों पर जो उनकी अरेस्ट है मनीष सिसोदिया की, उसको अपोज करने के लिए उनके कार्यकर्ता मैदान में हैं। देखिए आरफा, ये आम आदमी पार्टी के लिए दोनों चीज है। आम आदमी पार्टी के जीवन का सबसे बड़ा झटका भी है, और उन पर अब तक का हुआ सबसे बड़ा हमला भी है। हमला इस लिहाज से क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच में 2015 में चुनाव जीतने के बाद से जो झड़प शुरू हुई थी,
वो अब बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता है, न केवल सरकार में बल्कि पार्टी में। लेकिन उनका एक और परिचय भी है। उनका परिचय यह है कि वो अन्ना आंदोलन यानी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और आंदोलन के जो दो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बाद, उनमें मनीष सिसोदिया का नाम था। मनीष सिसोदिया उस आंदोलन के पोस्टर बॉय की तरीके से थे। तो अगर जो लोग भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे, अगर उनको ही भ्रष्टाचार के मामले में अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ये अपने आप में इतिहास का एक पूरा चक्र कर देता है। और यही कोशिश इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार की है कि आम आदमी पार्टी की छवि को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया जाए। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली के लेफ्टिनेंट विनय कुमार सक्सेना लगातार एलजी बनने के बाद आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहे हैं और रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि दरअसल उनकी मंशा क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बड़ा हमले के साथ साथ झटका भी है। झटका इसलिए है क्योंकि जो लोग अगर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के अगुवा हुआ करते थे, अगर वही लोग अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाए और अच्छा दिखाने की कोशिश की जाए, तो उनकी जो पूरी की पूरी जो मॉरल, जो नैतिक पूंजी है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसी नैतिक पूंजी के बल पर ही आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी, पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीती थी, 2020 में फिर 67 में से 62 सीटें जीती थी, और गुजरात में उन्होंने पैठ बनाने की कोशिश की। अगर ये नैतिक पूंजी खत्म हो जाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो पाएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये नैतिक पूंजी खत्म होगी? सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा हमला है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ा अवसर भी है? क्योंकि इस वक्त देखिए कि जो ऑपोजिशन का पूरा स्पेस है उसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा हम ये देखें लगभग खाली नजर आ रहा है। और इसमें मैं देख रही थी, बहुत मैं ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी कि दोनों मुख्यमंत्री पंजाब के और दिल्ली के, उसमें जाहिर है केजरीवाल जो कह रहे थे वो ये कि ठीक है, जो कानून की अदालत है वहां तो हम लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं देख रही थी, चाहे राघव चड्ढा को हम सुने या मैंने कहा इन दोनों मुख्यमंत्रियों को सुने, इसके अलावा हम बाकी संजय सिंह को सुन लें, गोपाल राय को सुने, लगभग जो आवाजें आ रही हैं बड़े स्तर से आम आदमी पार्टी की, वो कानूनी पहलू पर कम आ रही हैं, वो डिफेंस कम नजर आ रहा है और जनता की अदालत का डिफेंस ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे समर्थकों का बसें भर के निकलना या जिस तरह की बयानबाजी हम सुनने में आ रही है, संजय सिंह कह रहे थे कि वो गंगा नरेंद्र मोदी के लिए कि गंगा का लाल बनने आए थे लेकिन बन गए अडानी का दलाल। तो जो अपने को एक जक्सटपोज करने की जो कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के, देखिए एक तरफ हजारों करोड़ के घोटाले की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पर्दाफाश कर रही हैं और अडानी पर 1 महीने से ज्यादा गुजर गया, कोई जांच तक नहीं बिठाई गई है। दूसरी तरफ ये 30 करोड़ की बात तो है ही, लेकिन एक तरफ जो है वो एक सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पहले एक और मिनिस्टर उनके सत्येंद्र जैन वो ऑलरेडी कई महीनों से वो जेल में है। तो ये एक मौका भी हो सकता है क्या अपने को एक तरह से दोबारा पेश करना या अपने को एक बड़े ऑपोजिशन लीडर के तौर पर पेश करना? और साथ साथ एक सवाल का यह हिस्सा भी है कि क्या कानूनी पहलू कम उठाने के पीछे ये वजह भी है कि कोई कानूनी कमजोरी है इसमें? इसमें आपके दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि जहां तक कानूनी कमजोरी की बात है, आपको ध्यान होगा कि जब लिकर पॉलिसी की जांच के आदेश सीबीआई से लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने दिए थे, उसके फौरन बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने लिकर पॉलिसी को विड्रॉ करने का ऐलान किया। तो साथ ही साथ ये भी कहा था कि लिकर पॉलिसी में जो इरेगुलरिटीज दिखाई पड़ती हैं वो दरअसल जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल उनकी वजह से हुआ। इसका मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया ने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद ही यह मान लिया कि लिकर पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अन्यथा क्या कारण था कि आपने उसको विड्रॉ किया? आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि पहले तो आप ये कहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विड्रॉ किया, हमने विड्रॉ नहीं किया। नहीं, विड्रॉ तो इन्होंने ही किया था। हाँ, ये बात अलग है कि लास्ट मिनट पे अनिल बैजल ने उसमें जरूर कुछ सुझाव दिए थे, जिसको इन्होंने और उस सुझाव के बाद भी इन्होंने उस लिकर पॉलिसी को लॉन्च किया था। तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई सुझाव दिया था या कुछ करने की कोशिश की थी, या तो आप उसी वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार को दे शुड हैव पुट हिज फुट डाउन एंड कहना चाहिए कि नहीं ये हमको मंजूर नहीं है और अगर ये करेंगे तो गड़बड़ होगा। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने उस पॉलिसी को लॉन्च कर दिया।
पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद जब सीबीआई जांच हुई तब आपने अनिल बैजल के ऊपर आपने निशाना साधा और साथ ही साथ आपने पॉलिसी में विड्रॉ करने की बात की। इससे यह संदेह पैदा होता कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें है या नहीं है। अब दूसरा सवाल, जहां तक ये आम आदमी पार्टी अब ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार को तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही जो है उनका सामना कर सकते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं, मुझे ये इस बात में बिल्कुल दम नहीं नजर आता है। इसलिए दम नहीं नजर आता है क्योंकि अगर 2024 की लड़ाई के बारे में बातचीत करें या अदरवाइज भी बातचीत करें, आज की तारीख में देश में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसके पास 12 करोड़ वोटर्स हैं जो 2019 उनको मिला था। उनके पास 3 सरकारें हैं, लेकिन 3 सरकारों से ज्यादा जो वैचारिक लड़ाई जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू की है और जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार अड़ी हुई है, उसका स्पेस बहुत ज्यादा है और उसके पासंग भी आम आदमी पार्टी नहीं पहुंचती है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी 24 की लड़ाई की बात करती है, लेकिन अपने सबसे मजबूत गढ़ दिल्ली में ना तो 2014 में एक भी लोकसभा की सीट जीत पाई है, ना 2019 में एक भी लोकसभा की सीट जीत पाई। यहां तक कि 2019 में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी, उसके 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी और कांग्रेस पार्टी के बाद से कम उसका वोट शेयर था। कांग्रेस पार्टी को अगर 22-23% वोट मिला था लोकसभा के चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी को 18% था। तो जो पार्टी अपनी दिल्ली में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई दो अटेम्प्ट में, वो 24 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगी, ये बात हाइपरबोलिक है, ये बात अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और मुझे इसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, जी हाँ, लेकिन आशुतोष जी, लेकिन इसके साथ साथ आपने खुद ही कहा अपने पहले सवाल में, और थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, आपने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा हमला, अगर वो इतने बड़े पॉलिटिकल कंपेटिटर नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है अगर नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए, तो इतने बड़े हमले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसा तो नहीं है, अगर मान लेते हैं कि इन आरोपों में कुछ सच्चाई भी है, जो लिकर पॉलिसी बनाने की बात है, तब भी ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में ऑपोजिशन पार्टियों में, ऑपोजिशन की जहां जहां सरकार है, उसमें सबसे गंभीर जो अपराध किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है? तो ये कैसे मान लें अगर उनके लिए कि ये अगर कोई पॉलिटिकल एक बड़ा खतरा नहीं है, तो इतना बड़ा हमला क्यों? देखिए, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। उसका कारण यह है कि जब आप 2015 में जिस वक्त नरेंद्र मोदी का डंका पीटा जा रहा था और वो जहां जा रहे थे वहां चुनाव जीत रहे थे, उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत कर आती है और नरेंद्र मोदी नाम के मिथ की धज्जियां उड़ा देती है। वो एक बहुत बड़ा अपमान था, पॉलिटिकल, जिसे राजनीतिक अपमान कह सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बहुत पर्सनल लेवल पे जाके एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणियां की, वो आपको याद होगा कि जब उनके ऑफिस पे छापा पड़ा था तब उन्होंने बाहर निकल के बोला था नरेंद्र मोदी इज अ कावर्ड एंड साइकोपैथ। तो अगर आप इस पर्सनल लेवल पे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो आपको नरेंद्र मोदी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैंने कहा है, वो इसलिए नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल आपकी बात से मुझे भी सहमति होती है और खासकर मैं यहां पर यह भी ले आती हूं कि दोनों का वोटर्स बेस अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी, आप ये देखिए कि कई बार आम आदमी पार्टी के नेता भी खुद ये कहते पाए गए हैं कि हाँ ठीक है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी को पसंद करते होंगे लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। यानी कि जो वोटर है वो लोकसभा में वोट दे आता है नरेंद्र मोदी को और विधानसभा में वोट देता है केजरीवाल को, या पंजाब भी, अब चलिए दूसरा स्टेट उनके पास भी हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जिस क्लीन इमेज का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्लीन पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार से बहुत दूर, भ्रष्टाचार रहित राजनीति का जो वादा और दावा किया आम आदमी पार्टी ने, और दो लिहाज से अगर उनको देखें, जो शिक्षा और खासकर स्वास्थ्य, ये बात सच है कि जमीन पर भी उनकी नीतियां काम करती हुई नजर आती हैं। मैंने खुद भी देखा है जिस तरह से गरीब आदमी का एक तरह से इमेजिनेशन को कैप्चर किया है उन्होंने, उनकी जिंदगियों में फर्क पैदा किया है। अब ऐसे में दो महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। एक तो यह है कि मैंने कहा कि जनता की अदालत में ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और बाकी दूसरे लोग, बजाय इसके कि कानून की अदालत में लड़ने की बात कर रहे हों। तो ऐसे में दो चीजें आती हैं। पहली बात तो शराब जैसा नाम जोड़ रहा है इस नीति के साथ, दूसरी बात भ्रष्टाचार जोड़ रहा है। तो ऐसे में जो जिसे संस्कारी वोटर कहें दिल्ली का और बाकी दूसरी जगहों पर जहां अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं केजरीवाल, ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनके मन मस्तिष्क में एक शुभा, एक शक पैदा करने की कोशिश में कामयाब हो सकती है भाजपा सीबीआई के जरिए? निसंदेह, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये पूरी कोशिश, देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसकी नैतिक पूंजी है।
आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विरासत नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आजादी की लड़ाई के पास जा सकती है, गांधी नेहरू का आदर्श पेश कर सकती है, इंदिरा गांधी की ताकत का मुजाहरा कर सकती है। नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के इतिहास की बात कर सकते हैं, संघ के इतिहास की बात कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और क्या कहते हैं अयोध्या मूवमेंट की बात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास वैसी कोई पूंजी नहीं है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी यह है कि वो राजनीतिक दलों की तरीके से राजनीतिक दल नहीं है, वो दूसरे राजनेताओं जैसे राजनेता नहीं है, वो राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने, ये उनका नारा था। तो अगर लोगों को यह लगे कि ये भी उसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं जिस तरीके की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, तो फिर जो विकल्प की तलाश हिंदुस्तानी वोटर को है वो तलाश खत्म हो जाती है। और इस पूरी एक्सरसाइज का एकमात्र मकसद सिर्फ ये है, वो इस बात को मैं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इसमें पर्सनल स्कोर सेटल किए जा रहे हैं। और उस पर्सनल स्कोर में राजा का जो वजीर है, वो वजीर निशाने पर नहीं है, वो निशाने पर तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश के तहत ये कदम उठाया गया है। तो एक ये पर्सनल वेंडेटा इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर लोगों के मन में यह शक पैदा कर दिया जाए कि नहीं, ये लोग भी भ्रष्टाचारी हैं और ये आकंठ डूबे हुए हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स की जो सीमाएं हैं वो और सीमित हो जाती है। और यही कोशिश इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जो सीबीआई के बहाने से। आप पूरा कंडक्ट अगर आप देखें पिछले 4-5-6 महीनों का, जिस तरीके से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद एक हमले हुए हैं, वो अनावश्यक, वो अप्रत्याशित नहीं है, वो प्रत्याशित है और उसमें पॉलिटिक्स है। और जिस तरीके से एमसीडी में मारपिटाई मची हुई है, लत्तम घुस्सम चल रही है, वो भी अप्रत्याशित नहीं है। वो ये कि किसी तरीके से इनको सत्ता से दूर हटाना, ये पूरी कोशिश है। तो उस संदर्भ में आशुतोष जी, आखिरी सवाल, अब आपसे समय कम है, आखिरी सवाल में ये जानना चाहती हूँ कि क्या, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल झटका, सबसे बड़ा पॉलिटिकल हमला, लेकिन क्या सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना जो वोटर्स बेस है उसे आगे बढ़ाने की? क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा कि चाहे हम रफाल है वो वाला केस हम भूल जाएं, या इसके अलावा पेगासस के मामले को भी देख लें, थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं, जो बड़े बड़े आरोप लगे हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर पिछले कुछ दिनों के दौरान। लेकिन अडानी का मामला ऐसा है, अगर आप देखें, आम जनता की तरफ नजर डालें, क्योंकि इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उससे लेकर एसबीआई से लेकर आरबीआई से लेकर तमाम तरह से जो देश की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। और आम आदमी को सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि देखिए, एक कारोबारी को सब कुछ दे दिया है नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरीके से बिल्कुल मुंह के बल धड़ाम गिरे हैं अडानी के शेयर, उनका पूरा कारोबार, इसमें एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है जिसको केटर किया जा सकता है कि देखिए, अडानी पर हमला नहीं हो रहा है, हमला हो रहा है आम आदमी पार्टी पर। क्या ये स्कोप है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं? देखिए, ये इसमें बहुत बट परंतु लेकिन है, और इसका कोई सीधा जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि एक इससे व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल को झटका लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे, क्योंकि लिकर पॉलिसी वो ट्रैप है जिसमें ये खुद आके फंसे हैं, पहली बात। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अडानी के मसले पर जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को एक कैंपेन करना चाहिए था, जिस तरीके से उसे कवरेज करनी चाहिए थी, वो कवरेज पूरी तरीके से गायब है। न केवल गायब है, बल्कि अडानी के पक्ष में पूरी रिपोर्टिंग और अडानी के पक्ष में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, इसलिए जनता के बीच में इसका वो असर नहीं होगा। और मनीष सिसोदिया के मसले पर आप देखिएगा, अगर आप मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो मनीष सिसोदिया को विलेन और खलनायक के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक जो हमारे ख्याल से ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं माना जा सकता। और थोड़ी सी हैरानी भी मुझे हो रही है, क्योंकि ये वो पार्टी है जो कि टीवी से निकली हुई पार्टी है। पूरा आप ये देखिए, लाइव ब्रॉडकास्ट अन्ना मूवमेंट का हुआ, और उसके बाद भी मुझे कहने में झिझक नहीं है कि अक्सर ज्यादातर, मैं कहूंगी, अगर दूसरी पार्टियों के मुकाबले आप देखें, कांग्रेस पार्टी के मुकाबले देखें, तो आम आदमी पार्टी को फेवरेबल कवरेज मिलता रहा है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी एक जमाने में मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के डार्लिंग हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद से वो माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है, और आज की तारीख में नैरेटिव वही है जो कहा जाएगा नैरेटिव चलाने के लिए। अब इनके बस में नहीं है कि उस नैरेटिव को अपने पक्ष में कर सके। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ तो मीडिया का ऑनस्लॉट होगा, दूसरी तरफ एजेंसीज का ऑनस्लॉट होगा, और तीसरी तरफ खुद आम आदमी पार्टी ने अपने पैरों में काफी कुल्हाड़ी मारी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वो पार्टी अब नहीं है जिन आदर्शों को लेकर चली थी, न केवल पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी के बाहर। इनके एमएलएस के ऊपर, इनके मंत्रियों के ऊपर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो इसलिए अब ये कह पाना कि नहीं, हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, वो दरअसल अब वो बात दैट हैज बीन अ मैटर ऑफ पास्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी। फिर से एक कार्यक्रम के आखिर में डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि एक जमाने में हिस्सा रहे थे आम आदमी पार्टी का, ना आंदोलन का, और वापस अब आए हैं मोह भंग होने के बाद। लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से आम आदमी पार्टी को कम लोग समझते हैं जितना आशुतोष जी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।